एक साधु कटारो नाम के एक लड़के और टोबामारू नाम के उसके कुत्ते को जंगल में भागने में मदद करता है। एक जलते हुए मंदिर से बहुत दूर वह अपने खर्चों के लिए कटारो को एक पन्ना देता है और उसे मंदिर के बिशप को देखने के लिए कहता है। शर्तों में कटारा वहाँ सुरक्षित रहेगा। कहीं और चीनी के एक समूह को 2 जापानी गाइडों द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है। वे अपने साथ भारी मामले ले जा रहे हैं। एक डाकू यह देखता है और जल्दी से अपने बैंड को सूचित करता है। वे लूट के लिए तैयार हो जाते हैं। जब चीनी एक पुल पार कर रहे थे तो तीरों का एक झुंड उनकी ओर उड़ता है। यह एक गाइड पर हमला करने वाले डाकू मर जाते हैं। कई तीर चीनियों को लगते हैं लेकिन वे भड़कते नहीं हैं और एक तीर गेंदों में से एक को मारता है जो सामान ले जा रहा है और पानी में गिर जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो उनके नेता की तरह दिखता है मामले को पुनः प्राप्त करने का आदेश देता है। मामले को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। लो लैंग समूह का एक मास्टर तलवारबाज गाइड की लाश को ढाल के रूप में उपयोग करता है और अपनी उत्कृष्ट चपलता और मानव शक्ति के साथ डाकुओं तक पहुंचता है। वह उनमें से हर एक का कत्लेआम करता है। इस देश में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। वह कहता है कि सुबह कटारो टोबामारू के साथ एक आदमी के घर से कुछ खाद्य मछली और पानी चुराता है। वे पहाड़ों में भाग जाते हैं जहां वे वर्तमान में शरण ले रहे हैं। यह एक पुराना परित्यक्त मंदिर है। वहां वे एक अजनबी को आराम करते हुए देखते हैं जिसका नाम नानाशी है। उससे सतर्क होने के कारण कटारो उसे छोड़ने के लिए कहता है लेकिन नानाशी ने मना कर दिया और लड़के को आश्वासन दिया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बीच एक चीनी व्यक्ति के नेतृत्व में जापानी समुराई का एक समूह लड़के की तलाश कर रहा है। समुराई आपस में चीनियों के लिए काम करने को लेकर अपने असंतोष के बारे में बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका स्वामी मिंग राजवंश के लोगों को अपने डोमेन में क्यों आने दे रहा है। वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आकाश में एक विशाल वेदी क्यों बनाई जा रही है। चमकता गढ़ कटारो चावल को उबालता है और मछली को पकाता है। नानाशी का कहना है कि यह अच्छी खुशबू आ रही है। कटारो ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया और मछली को खाने के लिए तोबामारू में फेंक दिया, लेकिन कुत्ता अपनी मछली नानाशी को दे देता है। वह कुत्ते को धन्यवाद देता है और मछली खाता है। कटारो टोबामारू को एक और मछली देता है। दूर नहीं, लड़के की तलाश कर रहे लोगों ने पहाड़ों में उठते हुए धुएं को नोटिस किया। समुराई ने मंदिर को घेर लिया और लड़के को चोट पहुंचाई। जब उनमें से एक उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो निनाशी हस्तक्षेप करता है। कुत्ता दूसरे का गला काट देता है लेकिन चीनी आदमी अधिक दुर्जय लगता है। अकुनाई तोबामारू से टकराता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद नानाशी को बचाने की कोशिश करते हुए नानाशी उसे हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तोबामारू की हालत अच्छी नहीं है। यह चोट से जहर है। नानाशी लड़के को डॉक्टर के पास तोबामारू लाने के लिए कहती है। लड़का नानाशी पर दोष डालता है और उसे डॉक्टर खोजने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन नानाशी मना कर देती है। तब लड़का उसके साथ एक सौदा करता है। वह उसे कुत्ते को बचाने और उन्हें सुरक्षित रूप से शर्तों तक ले जाने के बदले में पन्ना पत्थर प्रदान करता है। नानाशी सहमत है और वे घोड़े पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन पुरुषों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया जिन्होंने आपकी चमक पर उन पर हमला किया। चीनी नेता शोगुन से पूछता है। जापानी स्वामी का एक सैन्य अधिकारी उनकी पवित्र वेदी के निर्माण के लिए और पुरुषों के लिए। वह सहमत हो जाता है और अपने भगवान को रिपोर्ट करता है। वे सभी आश्चर्य करते हैं कि चीनी इतने बेकार निर्माण पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। वे मिंग राजवंश की योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। कहीं और नानाशी घोड़े की काठी को त्याग देता है क्योंकि यह बहुत फैंसी है और अधिक ध्यान आकर्षित करता है। वह कुत्ते का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को ढूंढता है। घाव खुद गहरा नहीं है, लेकिन जहर को पतला करने के लिए कुत्ते को पानी की जरूरत होती है। हालांकि यह पानी पीने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए कोटारो टोबामारू को हाइड्रेटेड बनाने की पूरी कोशिश करता है। वे फिर खुद को कुछ आराम करने के लिए एक सराय में पाते हैं। लड़के की तलाश कर रहे एक दूसरे समूह को पहाड़ों में परित्यक्त मंदिर का पता चलता है। एक चीनी व्यक्ति अपने साथी के मृत शरीर की जांच करता है। वह काटता है और उसके बाल लेता है। समुराई उनका मौका लेता है और उसे चारों ओर से घेर लेता है। वे लड़ते हैं और सुबह उसे पकड़ लेते हैं। निनाशी अपने घोड़े के लिए एक काठी पाने के लिए निकलता है। वह मार्ग में अपनी दुकान में एक पाता है और अपनी वापसी पर वह लो लैंड में आता है और उसकी पार्टी लो लैंड नानाशी द्वारा की जा रही तलवार को देखती है। उसे तलवार को म्यान से बाहर निकलने से नहीं रोकना है। वह उत्सुक हो जाता है और नानाशी पर डांट फेंकता है। लो लैंड हमला करता है
और नानाशी अपना बचाव करता है। वह नानाशी को अपनी तलवार सही तरीके से खींचने के लिए ताना मारता है। तब उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि उसके 2 आदमी मर चुके हैं। लुओ लैंग निराशा में निकल जाता है कि उसे नानाशी से लड़ने का मौका नहीं मिला। वह काठी के साथ अंत में लौटता है। कटारो देर से आने के लिए उस पर पागल है। वह सोचता है कि नानाशी उसे दुश्मन को बेचने की योजना बना रहा है। नानशी अपना आपा खो देता है। सौभाग्य से वे कुत्ते टोबामारो द्वारा बाधित हो जाते हैं, जो उसकी चोट से उबर चुका है। कहीं और लुओ लैंग अपने आदमियों के शवों की जांच करता है। वह उनके नेता को वापस रिपोर्ट करता है। उसे पता चलता है कि उनमें से एक को समुराई ने पकड़ लिया था और दूसरे को एक कुशल तलवारबाज ने मार डाला था। सराय में कोटरो और नानाशी अपना आपा खोने के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जबकि सोते हुए नानाशी को अपने अतीत के बारे में एक बुरा सपना आता है। सुबह वह कटारा को घुड़सवारी का आधार सिखाता है, जिससे उनका बंधन और गहरा हो जाता है। कालकोठरी में भगवान पकड़े गए चीनी आदमी से मिलने जाते हैं। उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। शोगुन ने भगवान से बंदी को अपनी हिरासत में छोड़ने के लिए कहा और सुबह लुओ लैंग शोगुन के पास जाता है। शोगुन उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए ताना मारता है और इलाज करवाते समय हार जाता है। वह एक पुराने दोस्त के बारे में बात करता है, जो लुओ लैंग के समान ही प्रतिभाशाली है। वह कहता है कि युद्ध के बाद उसने समुराई बनना बंद कर दिया और सराय के मालिक को खो दिया। उसे पता चला कि कटारों पर एक इनाम है और अधिकारियों को सूचित करता है, लेकिन जब तक वे सराय पहुंचते हैं तब तक वे इसे खाली पाते हैं। वे पहले ही निकल चुके हैं। अपने रास्ते में वे एक गर्म पानी के झरने पर रुकते हैं। जब कटारा से उनके घावों के बारे में पूछा जाता है तो नानाशी उन्हें अपने बारे में और बताते हैं। वह अपने बाल धोता है और यह लाल रंग का हो जाता है। वह अपने बालों को डाई करने के लिए एक काले पदार्थ का उपयोग करता है। बाद में फिर से काला जब कोटरो के बारे में पूछा गया तो वह कहता है कि वह मिंग राजवंश से आया था। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी और एक जापानी भिक्षु ने उसे बेचे जाने से बचाया था। फिर एक दिन उसके मंदिर पर हमला किया गया और कुछ लोग उसके पीछे हैं। इस बीच चीनी एक बैठक कर रहे हैं। वेदी का निर्माण कल समाप्त हो जाएगा। अगर वे अगले चंद्रमा तक लड़का नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें 1 और साल इंतजार करना होगा। उस देश में लुओ लैंग अपने नेता को पसंद नहीं करता है और वह असहमत होता है और सोचता है कि डोपिंग दवा का असर खत्म हो जाता है और आदमी और बंदी को दर्द महसूस होने लगता है। शोगुन को उनकी योजनाओं के बारे में पता चलता है और वह प्रभु को रिपोर्ट करता है। चीनी वास्तव में एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसे पीने वाले को अमृत प्रदान करती है और दवा बनाने के लिए उन्हें अगली पूर्णिमा पर चुने हुए लड़के को उस वेदी पर बलिदान करना पड़ता है जिसे वे बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की अमरता में उतनी रुचि नहीं है जितनी सोने में है। वह लड़के को पकड़ने और चीनियों को मारने का आदेश देता है। अंत में हमारे गुडफेलाज अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कटारो ने नानाशी को वादे के मुताबिक पन्ना दिया। कटारो को भागने में मदद करने वाले साधु ने उनका स्वागत किया और उन्होंने एक दूसरे को विदाई दी। भिक्षु कटारो को बिशप से मिलने के लिए ले जाता है, लेकिन इसके बजाय वह भागने की कोशिश में चीनियों द्वारा अभिवादन करता है। समुराई जिस जगह पर हमला करते हैं वहां से निकलते समय वह बेहोश हो जाता है, लेकिन ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। रास्ते में नानाशी ने देखा कि एक घायल समुराई मंदिर से बाहर सड़ रहा है। वह कटारो को चीनियों द्वारा ले जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है, लेकिन उसका घोड़ा घायल हो जाता है और वह उन्हें खो देता है। वह टोबामारो के भौंकने को सुनता है और मंदिर लौट आता है। वहाँ वह भिक्षु से सीखता है कि कटारो आज रात मरने वाला था और उसे बचाने के लिए भाग गया। शर्मीले चमक के गढ़ में चीनी नेता को एक रिपोर्ट मिलती है कि लड़के को पकड़ लिया गया है और समुराई उनके खिलाफ हो जाते हैं। वह भगवान लुओ लैंग को पकड़ने का आदेश देता है। नानाशी और टोबामारो पगडंडी का अनुसरण करते हैं। घोड़ों और गंध कटारो को वेदी पर लाया जाता है। लुओ लैंग उसे शीर्ष पर ले जाता है और उसे एक क्रॉस से बांध देता है। इस बीच शोगुन को पूरी स्थिति के बारे में पता चलता है। वह बिखरे हुए समुराई को इकट्ठा करता है और पहुंचने पर शर्मीली चमक के गढ़ में मार्च करता है। वे पाते हैं कि उनके भगवान को एक बंधक के रूप में रखा जा रहा है। अपने भगवान शोगुन की दयनीय स्थिति को देखते हुए अपने अधीनस्थ गिरोटा को उसे मारने का आदेश देता है। जब भगवान की मृत्यु हो जाती है तो शोगुन खुद को उनका नेता घोषित करता है
सभी समुराई सहमत होते हैं और युद्ध कभी नहीं देखा जाता है। जलते हुए तीर हवा में उड़ते हैं और गढ़ में हर जगह आग फैल जाती है। समुराई प्रवेश द्वार को नष्ट कर देता है और अंदर भागता है और उनमें से कई एक महिला योद्धा द्वारा नरसंहार करते हैं, जबकि एक धनुष के साथ एक और उसे कवर करता है। वह और जिरोदा अपने धनुष के साथ सामना करते हैं और जिरोदा जीत जाता है, लेकिन वह जल्द ही दूसरे द्वारा मारा जाता है। शोगुन महिला योद्धा को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और भाले के साथ अपने श्रेष्ठ कौशल के साथ उसका सामना करता है। वह उसे एक दीवार पर गिरा देता है और मारता है कि उसका समय नजदीक आ रहा है। नानाशी उस स्थान पर आता है। वह कटारों को वेदी के ऊपर संयमित देखता है। दुर्भाग्य से एक प्रहरी दुर्ग उस पर गिर जाता है, बेहोश होने के कगार पर। वह अपने अतीत को याद करता है। वह अपनी गलतियों को दोहराने के लिए नहीं चाहता। वह मलबे पर चढ़ जाता है और अंत में केवल एक झूले के साथ आंसू अपनी तलवार पर गांठ खोल देता है। उसने एक चीनी आदमी को आधा काट दिया। यह बलिदान का समय है। कटारों को अंजाम दिया जाने वाला है। निनाशी ने जल्लाद पर अपनी तलवार फेंकी और फिर उसकी गर्दन काट दी। दैवीय समय बीत चुका है और कटारों को अगली पूर्णिमा तक बचा लिया गया है। इस बीच शोगुन लोअर लैंग को चुनौती देता है, लेकिन उसका कौशल लोअर लैंग्स के सामने कम पड़ जाता है। नानाशी और लड़का फिर से मिल जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में तलवार और खून नहीं होने से बीच में आ जाते हैं। नानाशी उनसे लड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कटारों की मदद से वह उनमें से 2 को हरा देता है। यह देखते हुए कि वह कितना दुर्जय है, चीनी नेता ने उसे बंदूक से गोली मारने का फैसला किया, लेकिन लो लैंग को लगता है कि अन्यथा वह उसे इस देश में लाने के लिए धन्यवाद देता है और उसे मार डालता है। वह अंत में उसके योग्य एक प्रतिद्वंद्वी से मिला और कोई भी खड़ा नहीं बचा। उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। उनकी चपलता अद्वितीय है और तकनीक पहले कभी नहीं देखी गई। वे अंत में एक दूसरे को छुरा घोंपकर लड़ाई को सुलझाते हैं। पन्ना पत्थर अगर आपको याद हो तो लो लैंग नानशी की तलवार के रास्ते में आ जाता है और लो लैंग मर जाता है। कटारो नानाशी को घोड़े पर बिठाता है और टोबुमारो उनका पीछा करता है। मत भूलना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिसूचना घंटी चालू करें ताकि आप किसी अन्य वीडियो को देखने से न चुके।